जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की। और आज आपको पता है कि भैया दशहरा है, और दशहरा के अवसर पर अगर एक बेहतरीन सी मैराथन ना हो तब तक दशहरा कैसे मने। सुबह सुबह उठिएगा और आपके सामने एक बेहतरीन सी क्लास आपके समक्ष होगी, और जो आपको दशहरा की शुभकामनाओं के साथ आपको ये एहसास दिलाएगी कि अभी सफलता कुछ दूर और है, और पढ़ने के बाद वो सफलता हमें प्राप्त करनी है। आज मेरे मन में विचार आया तुरंत ही कि नहीं, बच्चों के लिए दशहरा की शुभकामनाएं, सूखे सूखे मुंह नहीं चलेगा। एक मैराथन के साथ दशहरा की शुभकामनाएं आप सभी विद्यार्थियों को गुरुकुल उन्नति की तरफ से रहेंगी। और उस व्यवस्था में आपको बता दें, आज आपको बता दें इतिहास का जो आधुनिक इतिहास है, नहीं आधुनिक इतिहास की बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में समक्ष शेयर करूंगा और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की ताबड़तोड़ जानदार शानदार सी क्लास। ठीक है, हमारे सामने कुछ समक्ष छात्र छात्राएं भी बैठी हुई हैं, और बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आज साथ में ही चलेगी क्लास। बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे सबसे पहले कहूँ मैं इतिहास के बारे में, अगर मैं आपसे कहूँ इतिहास, तो कहना सर इतिहास को 3 चरणों में बांटा गया। ठीक है बेटा, इतिहास को 3 चरणों में बांटा गया। पहला था आपका आधुनिक इतिहास। आधुनिक आधुनिक अब ऐसे स्टार्टिंग से देख लो। सबसे पहले आप देख लो प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। दूसरा था आपका मध्यकालीन इतिहास। दूसरा क्या था आपका? मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। और अब था आपका आधुनिक इतिहास। देखो बेटा, याद रखिएगा, इतिहास को 3 चरणों में इसलिए बांट दिया गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। वो इसलिए बांटा गया क्योंकि चीज़ों को सिंपल तरीके से बताया जा सके। ऐसा नहीं है कि इतिहास को ऐसे बांट दिया गया, बशर्ते इसलिए कर दिया गया कि आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आए और एक पार्ट बाई पार्ट में आप चीज़ों को पढ़ें। प्राचीन इतिहास में अपन लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। पाषाण या प्राचीन इतिहास में अपन लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। वो भी 3 प्रकार के होते थे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आधुनिक पाषाण काल, या नव पाषाण काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। मध्यकालीन में अपन लोग वो घटनाएं पढ़ेंगे जहाँ पर आपको बता दें बाबर वगैरह थे, है ना, हुमायूं वगैरह थे, तो उस समय की जो घटनाएं हैं हम उसको मध्यकालीन में पढ़ेंगे। और आधुनिक इतिहास में उन सारी घटनाओं को पढ़ेंगे जिसमें ब्रिटिश भारत की तरफ आ जाते हैं। लेकिन एग्जाम में बेटा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो आधुनिक इतिहास ही होता है, और आधुनिक इतिहास से ही सारे प्रश्न आते हैं। समझ रहे हो, सारे प्रश्न जो हैं वो आधुनिक इतिहास से ही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आप लोग आधुनिक इतिहास की तरफ, और एक शानदार सा रिवीजन आज इतिहास का अपन लोग कर लेते हैं। अगर बात करेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में, आधुनिक इतिहास के बारे में बात करें तो देखो, आधुनिक इतिहास की अगर बात करें तो सबसे पहले आधुनिक इतिहास में एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में कई प्रकार की कंपनियां भारत में आईं और भारत को गुलामों की जंजीरों में जकड़ लिया गया। और आखिर ये कैसी थी, क्या थी, कहाँ से ये कंपनी आई, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम ताबड़तोड़ वाली क्लास में चर्चा करने वाले हैं, है ना। अगर हम बात करेंगे और आधुनिक इतिहास को प्रारंभ करने से पहले एक प्रश्न के साथ इस घटना को प्रारंभ करेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं, अगर हमने आप लोगों से पूछा, क्या बोल रहे हो साक्षी, अगर हमने आपसे पूछा कि बताइए भारत की खोज किसके द्वारा करी गई, तो आपका प्रश्न क्या होगा? वास्को डी गामा। लेकिन अगर मैं आपसे प्रश्न कहूँ कि ये प्रश्न ही गलत है, भारत की खोज क्या अगर वास्को डी गामा ने करी सन 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा भारत आया था, तो क्या उसके पहले भारत नहीं था? कहना सर उसके पहले भी भारत था। तो ये प्रश्न ही गलत है कि भैया भारत की खोज किसने करी। सही प्रश्न ये है कि भैया भारत में समुद्री रास्ते की खोज किसने करी। तो फिर आप टिक करेंगे वास्को डी गामा को, क्योंकि भारत में जो वास्को डी गामा सन 1498 ईस्वी में आया था, तो याद रखिएगा इस बात को कि 1498 ईस्वी में जब वो भारत आया तब उसके पहले भी भारत था।
भारत उस तरीके से आप समझ लो इतना संपन्न संपन्न देश था, इतना संपन्न था। उस समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और हम लोग देश विदेशों में कई जगह पर जाकर क्या करते थे, व्यापार करते थे बहुत ताबड़तोड़ तरीके से। और आपको बता दें, ये अगर आपने स्लोगन सुना होगा, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। और वो चिड़िया क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अभी आपके सामने मैप के समक्ष में आपकी चीज़ों को समझाऊंगा। भारत में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखो आपको एक भारत देखने को मिल रहा है, ये क्षेत्र है अपना भारत का। और ये वाला जो क्षेत्र देख रहे होगे लगभग यूरोपीय कंट्रियों का देश देखने को मिल रहा है ना, यूरोपीय कंट्री यहाँ पर देखने को, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। देखो अगर बात करेंगे, एक क्षेत्र है भारत का, मैं मैप बना दूँ, एक सेकंड रुकना आप लोग। अगर बात करें भारत की, अगर ये रफली चित्र देखो, ये रहा आपका, मान लीजिए भारत, ये रहा भारत। तो भैया एक क्षेत्र और पड़ता था जिसको बोलते थे यूरोप का क्षेत्र। कौन सा बेटा, यूरोप का क्षेत्र। और भैया यूरोप का जो क्षेत्र पड़ता था, भारत जो है वो मुख्य रूप से व्यापार करता रहता था, यूरोप से भारत की तरफ व्यापार होता था। पहले ये रास्ता जो था वो ज़मीन की तरफ रास्ता था, यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं आप। ये जो रास्ता था पहले ज़मीनी की तरफ, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारा पहले ज़मीन की तरफ रास्ता किया करते थे। लेकिन अगर हम बात करेंगे एक बात को यहाँ पर समझो, भारत पर ज़मीनी रास्ते से क्या चल रहा था, व्यापार चल रहा था। तो आखिर क्या कारण हो गया कि समुद्री रास्ते की खोज करनी पड़ी? आखिर कोई ना कोई तो कारण होगा भैया। जब ज़मीन के रास्ते से व्यापार हो रहा है तो समुद्र की रास्ते की खोज करने की क्या आवश्यकता थी? तो इसके बारे में अभी हम समझाते हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। इस घटना को जानने से पहले हमें कुछ पिछले चरणों में तरफ चलना पड़ेगा। वो चरण इस प्रकार हैं कि भारत में एक ऐसा क्षेत्र भी था जो एक जनजाति वाला क्षेत्र देखने को मिलता था। वो कुछ इस यहाँ पर देखने को मिल रहा था। अब ऐसा नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम लोग कभी रास्ते से निकलते हैं तो रास्ते से निकलने के बाद जैसे हमें किसी पर दया आ जाती, तो अगर हम किसी पर अगर दया आ जाए तो हम क्या करते हैं, अगर हम आपको बताएं इस बारे में तो आखिर क्या होगी। तो देखो जैसे अगर अपन लोग 4 लोगों के साथ अपन लोग निकलते हैं, कहीं पर जाते हैं, जैसे कोई अपन को गरीब दिख गया, तो गरीब दिखता है तो अपन लोग क्या करते हैं, चलो इसकी मदद करा दें, इसको खाना पीना खिला दें, यही तो सोचते हैं अपन लोग। लेकिन आपको बता दें पूरा जनजाति क्षेत्र, यहाँ पर एक व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है इतिहास के प्रमुख चरणों में कि भैया एक व्यक्ति निकले जिनका नाम था पैगंबर साहब। इस रास्ते से एक व्यक्ति निकलते हैं जिनका नाम था पैगंबर साहब। पैगंबर साहब इस रास्ते से निकल रहे थे और रास्ते से निकलते समय उन्होंने एक जनजाति, एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र देखा जहाँ पर लोग बहुत पिछड़े थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे, इनमें एकता थी नहीं, ये खुद एक दूसरे को मारते काटते थे और अपने जीवन का पालन पोषण कर रहे थे। तो आपको बता दें कि आखिर क्या चीज़ें हुई। तो पैगंबर साहब जो थे पैगंबर साहब ने सोचा कि नहीं, इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए और उन्होंने इनके लिए एक उपदेश देने का, जैसे अपने यहाँ देखा होगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ है ना, महात्मा बुद्ध हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, तमाम लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति को उन्होंने उपदेश दिया और एक नया धर्म बना। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक नई घटना प्रारंभ हो रही है कि यहाँ से घटना क्या प्रारंभ हो गई कि भारत में ये पैगंबर साहब जो निकले तो इन्होंने एक क्षेत्र देखा, उस क्षेत्र में लोग बहुत पिछड़े हुए थे। अब क्या किया इन्होंने कहा, पैगंबर साहब ने कहा कि मैं एक गुफा में बैठा हुआ था और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस ज्ञान की प्राप्ति से अल्लाह, यानी अब यहाँ से अल्लाह शब्द आ जाएगा, यानी अल्लाह ताला ने मुझे एक बुक दी है और हमें इस बुक के हिसाब से चलना है। याद रखिएगा, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कभी भी कोई भी धार्मिक ग्रंथ की बुक पढ़ना, सब में अच्छी ही बातें लिखी हैं। किसी में ये नहीं लिखा कि आप बुरा करो या ऐसा, कि किसी भी ग्रंथ में या किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा है। अब यहाँ से पैगंबर साहब को ने एक पुस्तक दी और पैगंबर साहब ने कहा कि देखो भैया इनके हिसाब से चलो। आप समझ रहे हो क्या है, इस पुस्तक के हिसाब से आपको चलना है, बाकी अब सब ऊपर के वाले को छोड़ दो। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस पुस्तक के हिसाब से, जैसे पैगंबर साहब ने पुस्तक दी तो उस पुस्तक के हिसाब से इन्होंने चलना प्रारंभ कर दिया। लेकिन उसके स्तंभ में सब बढ़िया बढ़िया बातें लिखी थी, जैसे हमें एकत्रित रहना चाहिए, हमें मिलकर काम करना चाहिए, हमें यूनियन के साथ रहना चाहिए। और वाकई में एक काम बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। और यहाँ के जो क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र था,
यहाँ वाला जो क्षेत्र था वो बढ़िया परिपक्व होने लगा, लोग वह पैसे वाले होने लगे, लोग इकट्ठे रहने लगे, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, क्योंकि अब वो किस बिनार पर चलने लगे, कुरान के हिसाब से चलने लगे थे। आपको बता दें भारत में आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर संविधान को ना मानते हुए कुरान को ऊपर रखा जाता है आज भी। और सारे कुरान देखो, याद रखना, चाहे अपने हिंदू धर्म में वेदों की बात करो, चाहे मुस्लिम धर्म में कुरान की बात करो, चाहे आपको बता दें ईसा मसीह का बाइबल की बात करो, सब में अच्छी ही बातें लिखी हैं, आपको धर्म से चलना सिखाती हैं, सारी चीज़ें बड़ी ही बढ़िया लिखी हैं। लेकिन कुछ धर्म के जो ठेकेदार होते हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ मरोड़ देते हैं, समझ रहे हो आप लोग। आगे की बात करें तो यहाँ पर लोग परिपक्व होने लगे और बढ़िया वाले पैसे होने लगे। लेकिन आपने इस बात को याद रखना, पैसे के साथ जब भगवान पैसा देता है लोगों के पास, देखो जिसने कभी पैसा देखा ना हो और अब उसके पास पैसा आना चालू हो गया हो, तो पैसे के साथ साथ लालच भी साथ में आता है। पैसा तो आता ही है साथ में, प्लस लालच भी आता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कुछ लोग ऐसे हो गए जो क्या करने लगे, लालच के कारण धन की लूट मार करने लगे, यानी अब ये धनों पर क्या करने लगे, डकैत करने लगे। अभी मैंने आपको बताया था इस क्षेत्र से लोग व्यापार करने के लिए जमीनी रास्ते से भारत आया करते थे, लेकिन अब यहाँ के लोग परिपक्व हो चुके थे और परिपक्व होने के साथ इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो डाकू या एक तरीके से आप कह सकते हैं लूटने का काम किया करते थे। वही यहीं से वो लोग निकलेंगे जो मुस्लिम बराबर बनेंगे, भारत पर आक्रमण करेंगे, भारत पर आक्रमण करने के बाद अपनी शासनिक गद्दी संभाल लेंगे, उसको हम पढ़ेंगे अपन लोग मध्यकालीन में। यहाँ पर एक नया धर्म की शुरुआत हो गई जिसको हमने मुस्लिम धर्म कहा, और मुस्लिम धर्म यहाँ से शुरुआत होने की घटना प्रारंभ हो जाती है। और यही लोग हैं अभी भारत पर भी क्या करेंगे, ये आक्रमण करेंगे। तो आपको एक चैप्टर मिलेगा मध्यकालीन में जिसमें आप पढ़ते हैं मुस्लिम आक्रमण, एक टॉपिक मिलता है जिसका नाम है मुस्लिम आक्रमण। अब अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ से लोग बाग ने क्या करना प्रारंभ कर दिया, यहाँ पर जो लोग व्यापार करने के लिए आते थे इनको लूटना प्रारंभ कर दिया। अब समस्या यूरोप वालों की भी थी, वो व्यापार बंद कर नहीं सकते थे क्योंकि प्रॉफिट बहुत अच्छा था, तो बड़ी दिक्कत थी उनको। तो अब क्या किया गया कि भैया जब यहाँ पे लूट मार होने लगी तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भैया इस रास्ते से अब व्यापार करना हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इन्होंने बंद कर दिया रास्ते। यूरोप के लोग भैया अगर जब व्यापार नहीं होगा तो यूरोप के लोग तड़प रहे थे। अच्छा व्यापार क्यों नहीं हो पा रहा, तो ऐसा क्या था भारत के पास कि इनको एक रास्ता, समुद्री रास्ता ही खोजना पड़ा। भाई भारत से ना तो किसी और से कारण था। आपको बता दें यूरोपीय जो क्षेत्र थे वहाँ पर आपको बता दें ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, फल वल सब्जी अब्जी उगती है नहीं, और मुख्य जो आहार है वो मांसी है, क्या है, मीट है। अब मीट को भैया, मीट में कोई टेस्ट नहीं होता है, आपको हम ऐसे ही मीट पकड़ा दें तो आप ऐसे नहीं खा पाओगे, आपको उसमें मसाले लगाने पड़ेंगे कई प्रकार के, है ना। उनको सारे को मिक्सचर करने के बाद जो टेस्टी मीट बनता है उसको आप खाते हो। मतलब एक तरीके से मसालों को खा रहे हो, मीट तो केवल एक बहाना है, बाकी आप मसाले क्यों खाते हो। तो उनका काम था भैया मसालों का व्यापार करना, और भारत में ही सबसे अच्छी क्वालिटी के मसाले मिलते थे। ये कई बार हम आपको बता चुके कि भारत में सबसे अच्छे उच्च क्वालिटी के मसाले मिलते थे, और यूरोप के लोगों को भारत के मसालों की जो थी वो आदत पड़ चुकी थी। तो भैया व्यापार तो बंद नहीं हो सकता था क्योंकि यूरोप क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत तगड़ी डिमांड रहने वाली थी। याद रखो आगे की बात अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो भैया उन्होंने कहा कि जाओ भारत की तरफ जाओ और भारत के लिए एक समुद्री रास्ते की खोज करो। ऐसा नहीं है, कई व्यक्ति भारत में हैं। भारत में सबसे पहली कंपनी जो व्यापार करने के लिए आई वो कंपनी का क्या नाम था मेरे शेर, कहना सर उस कंपनी का जो नाम था वो था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी बेटा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो प्रारंभ कर लेते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कंपनी का आगमन, यूरोपीय कंपनी का आगमन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। और भारत में सबसे पहली जो कंपनी आई, भारत में जो सबसे पहली कंपनी आई वो कौन सी कंपनी थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी बेटा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पहली कंपनी थी जिसका नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में सबसे पहले कंपनी प्रवेश कर गई जिसका नाम पड़ा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम पड़ा बेटा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भारत में पहली कंपनी रही, और इस कंपनी के तहत ही आपको बता दें भारत में समुद्री रास्ते की खोज करने की चर्चा होने पड़ी कि भैया भारत में समुद्री रास्ते की खोज करनी पड़ेगी। एक बात बताओ, यूरोप के लोग इस बात को मानते थे कि पृथ्वी जो है
वो गोल है। क्या है? दुनिया, ये जो दुनिया है वो गोल है। यानी अगर हम इस बिंदु से अगर हम प्रारंभ करेंगे तो इस बिंदु से प्रारंभ करने के बाद दोबारा घूम फिर कर हम इस बिंदु पर ही अंत करेंगे। यानी दुनिया कैसी है? गोल है। इसी सिद्धांत पर काम करते थे और उन्होंने इसी सिद्धांत पर क्या कर दिया, कहना सर ये इसी सिद्धांत पर भारत की खोज करने के लिए निकल पड़े। क्या करने पड़े? भारत की खोज करने के लिए निकल पड़े। और कई कई आप देखो आज के समय में तो अपने पास मैपिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले केवल केवल एक कंपास होता था, वो मैग्नेट वाली सुई वाला, वो ऐसे देखते वो था और कुछ नहीं था। केवल हमें दिशाओं का ज्ञान था कि भाई ये दिशा ये है, ये दिशा ये है, ठीक है। तो अब भाई खोजना एक बहुत बड़ी बात है कि भाई यूरोप से आप निकल रहे हैं। कहाँ से? आप यूरोप से निकल रहे हैं और कहाँ, आप मान लो यूरोप से निकले हैं, अब भाई कोई इधर को निकल गया, कोई इधर को निकल आया, कोई इधर को, कोई इधर को, कोई इधर को, मतलब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जगह पर निकल गए, है ना। अलग अलग जगह पर कोई यहाँ को निकला, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, है ना। क्यों? वो क्योंकि पता तो है नहीं मैं किस दिशा में है भाई, ये जानकारी अभी थोड़ी ना है हमें, हम तो निकल गए इस सिद्धांत पर कि दुनिया कैसी है? गोल है। इस सिद्धांत पर निकल गए। और आपको बता दें सन 1487 में, सन 1487, यहाँ से याद करना प्रारंभ कर देना बेटा, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें याद हो गई, प्रारंभ हो गई। आपको बता दें 1487 में पुर्तगालियों का एक व्यक्ति जिनका नाम था बार्थोलोमेव डियाज, मैं लिखे दे रहा हूँ, है ना। उस व्यक्ति का जो नाम था, सन 1487 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बार्थोलोमेव डियाज। क्या नाम था उसका? डियोमो या डीएल, बार्थोलोमेव डियाज नाम का ये व्यक्ति भारत की खोज करने के लिए निकलता है और इसको भारत की खोज करने के लिए निकलता है। लेकिन ये कहाँ पहुँच जाता है? उत्तर मासा में पहुँच जाता है। कहाँ पर पहुँचता है? उत्तर मासा में पहुँचता है और उत्तर मासा की खोज कर देता है। लेकिन उत्तर मासा में भैया इस क्षेत्र में क्या पड़ते हैं? बहुत ज़्यादा तूफान पड़ते हैं। क्या होते हैं? तूफान है। तो उत्तर मासा को ये तूफानों का शहर बताकर, किसको? तूफानों का शहर बताकर तूफानों का जो शहर है वो तूफानों का शहर बताकर वो क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। तो याद रखना केवल हमें इतना है कि सन 1487 में भारत की खोज करने के लिए एक पहला व्यक्ति निकला था जिसका नाम था बार्थोलोमेव डियाज। ऐसा नहीं है ये सफल ना हो पाया और इसने आगे बता दें उत्तर मासा की खोज कर ली और जिसको तूफानों का कैप ऑफ गुड भी बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और इसने क्या किया? उत्तर मासा की खोज करके उसको तूफानों का शहर बताकर यूरोप वापस लौट गया। फिर एक व्यक्ति और निकला जिसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस नाम का व्यक्ति था। ये कब आया? सन 1492 ईस्वी में आया। ये कब आया बेटा? कहना सर ये 1492 ईस्वी में आया। सन 1492 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था कोलंबस। 92 लिखाई है, 1492 में आया जिसका नाम क्या था? कोलंबस भारत आया और भारत की खोज करने के लिए निकला। भारत नहीं आया, मतलब भारत की खोज करने के लिए निकला। भैया निकल गया। आपको बता दें ये कोलंबस गया तो था किसकी खोज करने के लिए? भारत की खोज। लेकिन इसने खोज किसकी कर दी? अमेरिका की खोज कर दी। अमेरिका की खोज का मतलब समुद्री रास्ते की खोज कर दी। देखो यहाँ पर कई खोजकर्ता आ रहे हैं तो ये सब लोग मैपिंग करते हुए जाते हैं। जैसे कि मान लो हम अपने घर से निकल रहे हैं, है ना, कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं कि भाई हम भूल नहीं जाए तो कुछ सिंबल याद कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर एक परचूनी की दुकान है, इधर पर चाट भंडार बना हुआ है, इस रास्ते पे 4 कुत्ते खड़े रहते हैं, यहाँ पर 4 व्हीलर खड़ी होती है और इसी रास्ते से हमें वापस आना। इस तरीके से हम इमेजिनेशन नहीं बना लेते कुछ, इसी प्रकार से इन लोगों का भी था। अब ये क्या करते थे? ये भी मैपिंग करते हुए जा रहे थे। क्या कर रहे थे? मैपिंग करते हुए जा रहे थे और मैपिंग करने के बाद ये चीज़ों को बताते रहते थे कि भाई अगर दूसरा खोज करता जाएगा तो उसको मैप हेल्प करेगा। अब भैया अब उन्हें पता चले कि भाई इस तरफ अगर जाएंगे तो उत्तर मासा में देखने को मिलेगा, यानी तूफानों का क्षेत्र। वो किसी और दिशा में निकला और उसने क्या खोज कर दी? क्योंकि देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यूरोप के लोग पहले ही जानते थे क्योंकि वो भारत से पहले भी क्या करते थे? व्यापार करते थे और वो इस बात को जानते थे कि भारत के जो लोग हैं वो कैसे रंग के हैं? सांवले रंग के हैं। भारत के लोग कैसे हैं? सांवले रंग के हैं। और
देखने में बढ़िया ठीक ठाक हैं, यानी सांवले रंग के व्यक्ति हैं। इस बात को क्यों जानता था? क्योंकि भैया पहले भी जमीनी रास्ते से व्यापार होता था, ऐसा नहीं है कि आज ही होने लगा व्यापार तो पहले भी होता था, है ना। अब आपको बता दें, कोलंबस नाम का जो व्यक्ति था, वो कोलंबस नाम का जो व्यक्ति है वो निकलता है भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वो भारत की खोज ना करने के बाद एक जहाज, आपको बता दें कोलंबस अगर बात करें, कोलंबस के जहाज का क्या नाम था? हाँ, साओ गैवियन जहाज से भाई साहब, वो ये साओ गैवियन पक्का। हाँ, तो ये साओ गैवियन वास्को डी गामा का था, साओ गैवियन तो वही तो कह रहे हैं, नहीं कोलंबस बता रहे हैं, है ना। हाँ, ये मेंशन नहीं है। हाँ, तो अगर बात करें अमेरिका की तरफ जब वो निकला और एक तट के पर जब से पहुंचा, उसने एक तट देखा, और देखने के बाद सारे उसके जो लोग थे वो बड़े खुश हो गए, कह रहे अरे हमने भारत की खोज कर दी, भारत की खोज कर दी, भारत की खोज कर दी। लेकिन वहाँ पर जब धूप निकली हुई थी तो जो गोरे लोग होते हैं ना, जो गोले रंग के लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं? सब वाइट होते हैं। अब धूप उनके ऊपर पड़ती है तो उनके गालों पर लाल लाल से निशान हो जाते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि यार भारत के लोग तो सांवले रंग के दिखते हैं और ये तो गोरे दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये भारत के लोग नहीं है। अब पता चला, पास जाकर पहुंचे तो ये क्या है? क्या ना सर, ये अमेरिका है। तो कोलंबस के द्वारा ही इनको रेड इंडियन के नाम से पुकारा जाने लगा। एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछेगा कि बताइए रेड इंडियन या लाल, क्या पूछेगा कि लाल इंडियन नाम किसने दिया? लाल इंडियन नाम किसने दिया? तो कहना सर लाल इंडियन नाम जो है वो किसने पुकारा? कहना सर कोलंबस ने पुकारा। और कोलंबस ने किसकी खोज करी? कहना सर अमेरिका की खोज करी। किसकी खोज करी बेटा? अमेरिका की खोज करी। जब भारत परिपक्व था, संपन्न था, तो अमेरिका जैसे देशों में लाले थे खाने के, इतना इतना डेवलप था उस समय में। आज समझ लो जो स्थिति भारत की है वो उससे कई बेकार स्थिति अमेरिका की थी, और अमेरिका की जो आज स्थिति है उससे कहीं गुना अच्छी स्थिति उस समय भारत की थी। और स्थिति कैसे अच्छी थी वो आगे की कक्षा में हम आपको बताएंगे, वो आखिर स्थिति इतनी अच्छी कैसे बनी, इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। आगे की अगर बात करें तो एक वैज्ञानिक और एक खोजकर्ता और आए, क्योंकि भैया अभी इंडिया की खोज नहीं हुई है। इसके बाद एक व्यक्ति आए, आपको बता दें 17 मई 18 मई अलग अलग किताबों के अनुसार अलग अलग दिया गया है, तो दोनों डेटें याद कर लेंगे। कहीं कहीं किसी किताब में मेंशन किया गया है 17 मई, क्या है 17 मई, और किसी किसी में किया गया है मेंशन 20 मई, तो दोनों याद कर लेंगे। 17 मई या 20 मई को सन 1498 ईस्वी में एक व्यक्ति भारत आता है जिसका नाम है वास्को डी गामा। क्या नाम था इसका भैया? वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति था, वो भारत की तरफ आता है। और लेकिन फिर सोचने वाली बात आ जाती है कि सर इसके पहले भी कई लोग आए लेकिन इन्होंने भारत की खोज नहीं कर पाई। फिर वास्को डी गामा को कैसे पता था कि भैया इसी दिशा में अगर हम जाएंगे तो हमें भारत मिल जाएगा? क्यों? आपको बता दें, अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि भारत की तरफ जहाँ हम जाते हैं तो वहाँ पर एक टापू, एक क्षेत्र देखने को मिलता है, एक टापू सा था छोटा सा। तो यहाँ के लोग थे जो मछलियाँ पकड़ने के लिए इस टापू का यूज़ करते थे। मतलब टापू मतलब छोटी सी जगह समुद्र के बीच में। तो यहाँ पर एक नाविक बैठा था, आप कह सकते हैं एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा बैठा था जिसका नाम था अब्दुल मानिक। क्या नाम था उसका? अब्दुल मानिक नाम का व्यक्ति सन 17 मई या 20 मई सन 1498 में वास्को डी गामा जब भारत की खोज करने के लिए निकलता है, तो अब जैसे मान लो हम किसी के रास्ता देखने ही जा रहे हैं, जैसे मान लो जैसे पूजा जी है, पूजा आप बैठी हो, आपको साक्षी का घर पता करना है। जैसे मान लो आपने नहीं देखा तो आप कॉल लगा के किसी से पूछोगे, या रास्ता पूछ लो कि भैया ये वाली रोड जाना हमें, तो पूछते नहीं हैं पर लोग। ऐसे ही वास्को डी गामा ने भी एक व्यक्ति से रास्ता पूछा, और वो कौन था? अब्दुल मानिक नाम का व्यक्ति था। अब्दुल मानिक से पूछ रहे हैं वास्को डी गामा कि भैया भारत जाने का रास्ता किधर है? क्या पूछा उसने? कि भैया भारत जाने का जो रास्ता है वो किधर है, इतनी सी आप हमें बात बता दो। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बता दे रहे, हम भारत ही के हैं, वही तरफ जा रहे हैं तो मैं छोड़त चलें। जैसे अपने यहाँ किसी कोई मोहल्ले में आता है तो कहते उन्होंने कहा भैया सोनी जी का घर कहाँ है? अरे हम भी उधर ही तक जा रहे हैं, पड़ोसी हैं भैया, मैं चलो साथ में वहाँ को छोड़ देंगे, वहीं बता देंगे। तो ऐसे साथ में नहीं चले जाते हैं। इसी प्रकार अब्दुल मानिक नाम का जो व्यक्ति है वो वास्को डी गामा का
पथ प्रदर्शक बनकर, पथ प्रदर्शक का मतलब जो रास्ते को बताता है उसको पथ प्रदर्शक यानी पथ चिन्हों पर चलकर वास्को डी गामा भारत पहुंच जाता है और इस प्रकार भारत में समुद्री रास्ते की खोज हो जाती है। पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ तक क्या है कहना सर, अगर बात करेंगे भारत में कई प्रकार की कंपनियां आई, भारत को 3 भागों में बांटा गया, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास, 3 भागों में बांटा गया। और भारत में समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा के द्वारा करी गई, लेकिन सन 1487 में बार्थोलोमेव डियाज उत्तर मासा पर पहुंचता है और उसको तूफानों का शहर बताकर वापस लौट जाता है। फिर एक व्यक्ति आया सन 1492 में जिसका नाम कोलंबस पड़ा। ये भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन खोज अमेरिका की कर दी और इसको रेड इंडियन के नाम से इन्होंने पुकारा। इसके बाद फिर 17 मई या 20 मई से 1498 में वास्को डी गामा भारत के लिए निकलता है और उसका पथ प्रदर्शक अब्दुल मालिक रहा। और अब्दुल मालिक जो है वो कहाँ पर निकल जा रहा है भैया, वो भारत की खोज की तरफ निकल जा रहा है और वास्को डी गामा एक जगह पर पहुंच जा रहा है जिसका नाम पड़ा केरल। कहाँ पर भैया, आपको बता दें एक क्षेत्र पड़ता है जिसको बोलते हैं हम केरल क्षेत्र। इस केरल क्षेत्र पर, केरल में भी कहाँ पर कहना सर, केरल में कालीकट बंदरगाह पर वो पहुंच जाता है। अब एग्जामिनर इस प्रकार प्रश्न पूछेगा कि बताइए वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर पहुंचा, तो कहना सर वो केरल में पहुंचा। किस टापू पर, कहना केरल के कालीकट बंदरगाह। किस बंदरगाह पर, कहना कालीकट। कौन से बंदरगाह बेटा, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और जैसे ही वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, वहां पर उसका स्वागत एक व्यक्ति के द्वारा किया गया, इसका नाम पड़ा जमेरिन। क्या नाम पड़ा, जमेरिन। जमेरिन जो व्यापारियों का अध्यक्ष हुआ करता था। और यहाँ पर स्वागत जमेरिन नाम का जो व्यक्ति है, जमेरिन नाम का जो व्यक्ति है क्यों कर रहा है आखिर स्वागत, कोई ना कोई तो कारण होगा भाई। जैसे आपके घर में कोई आ रहा है या आपसे कोई काम कर रहे हैं, तो जैसे मान लो आप किसी की दुकान पर सौदा लेने के लिए गए या टिक्की पीने के लिए गए, तो वो बढ़िया आपसे स्वागत, या कपड़े लेने के लिए गए, ऐसा समझो आप किसी की दुकान में कपड़े लेने के लिए, तो बढ़िया आइए मैडम बैठिए, आप कपड़े मतलब साड़ी वाड़ी लेने के लिए गए, है ना, चाय में मंगाओ मैडम के लिए। ये स्वागत क्यों किया जा रहा है, कोई ना कोई मोटिव भाई। फ्री फंड में कोई क्या खिलाता भाई, कोई ना खिलाता। तो ये जमेरिन नाम का जो व्यक्ति है, ये जमेरिन नाम का जो व्यक्ति है, दिख रहा, जमेरिन नाम का जो व्यक्ति है वो स्वागत अगर कर रहा है, जमेरिन नाम का अगर व्यक्ति है और वो स्वागत कर रहा है, तो कोई ना कोई मोटिव तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब कुछ भी कर दे, तो कोई ना कोई मोटिव तो होगा। तो इसका मोटिव केवल एक ही था कि भैया ये लोग जो है वो हमारे साथ व्यापार करने लगे। क्यों करने लगे, आखिर क्या कारण था कि यूरोप जो है वो भारत से व्यापार करना चाह रहा था और भारत यूरोप से व्यापार करना चाह रहा था। कारण था मसालों का व्यापार करना। आपको बता दें यूरोप के इतिहासकार कहते हैं मसालों का व्यापार भी किस बदले में, मसालों का व्यापार भी सोने के बदले में यानी गोल्ड के बदले में मसालों का व्यापार हुआ करता था। आपको बता दें यूरोप के जो लोग थे वो भारत को सोना यानी गोल्ड दे जाते थे और उसके बदले में केवल मसाला ले जाते थे। और मसाला बड़ी मामूली चीज़ है बेटा, आपको बता दें मसाला तो कहीं पे भी उगाया सकता, लेकिन सोना थोड़ी ना उगाएंगे। तो यूरोप के इतिहासकार रोते हुए शब्दों में कहते हैं कि आज यूरोप का सारा सोना धीमे धीमे जाकर भारत पहुँचता जा रहा है। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि अधिकतर गोल्ड जो है यूरोप का भी और अदर देशों का जो गोल्ड था, क्योंकि भाई पहले आपको बता दें वर्ल्ड कंट्री तो क्या बोलते हैं, वर्ल्ड में एक रुपया तो चलता है, जैसे अभी डॉलर चलता अपने यहाँ, पूरी वर्ल्ड में जो करेंसी है वो डॉलर चल जाती है, हर जगह चल जाती है, लगभग हर जगह पर चल जाती है डॉलर। तो पहले तो ऐसी कुछ थी नहीं कि वर्ल्ड करेंसी जो है कोई हो तो गोल्ड ही था। तो उस तरीके से यूरोप का जो सारा गोल्ड है वो भारत में आता जा रहा था और भारत संपन्न देश संपन्न देश हो गया था। बहुत पैसा था यहाँ पर, कोई गरीब नहीं था, बहुत संपन्न थे। तो भैया जैसे मान लो हम आपका स्वागत कर रहे हैं तो मोटिव है कि भाई इनसे प्रॉफिट हमें होगा, तो सोना आपको दे देते थे और उसके बदले में आप इसको मसाला देते थे। तो क्या यूरोप वालों का भी कोई फ़ायदा था, यूरोप वालों का भी फ़ायदा था क्या, क्योंकि भाई कोई बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि आपके बदले में सोना दे दे और सोना देने का मसाला लेकर चले गए। मसाला यहाँ पर भारत में इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी ज़रूरत थी यूरोप में। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के मसालों की आदत पड़ चुकी थी यूरोप के लोगों को बहुत भयंकर तरीके से। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मैगी बनाना है, तो मैगी में जब तक मैगी का मसाला नहीं हो तब तक मैगी खाने में मज़ा आएगा। मार्केट में कई कंपनियां आई मैगी के लिए, यप्पी आई, मतलब बहुत सारी कंपनियां आई, लेकिन जो मज़ा जो आया वो केवल मैगी ने बांधा। हम जानते ही मैगी को मैगी के नाम से है, कोई सी कंपनी की लेके आएंगे लेकिन कहेंगे कि मैगी दे दो, दुकान वाला भले कोई और दे दे, लेकिन अपन लोगों को तो वही पीली पन्नी वाली याद है कि भाई वही मैगी है। और उसका जो मसाला होता है वो बड़ा टेस्टी, हम तो बचपन में पता ऐसे उसको पैकेट में मसाला खा लेते थे,
बड़ा टेस्टी लगता है उसका मसाला, क्योंकि हमें उसकी आदत हो गई। तो मैगी में बिना मैगी के मसाले का कोई मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। इसी प्रकार भारत के मसाले भी थे। यूरोप में इतने ज़्यादा लोगों की जीप में लग चुके थे कि अगर चाहिए मसाला तो भारत का ही चाहिए। अब लोग क्या करते थे, यूरोप से लोग जो है वो भारत की तरफ आते थे, और भारत की तरफ आने के बाद क्या करते थे, यूरोप से भारत की तरफ आने के बाद भारत से मसाला लिया, और मसाला लेकर यूरोप जब बेचते थे तो कितने गुने? बस 60 गुना यानी 60 गुने लाभ पर बेचते थे। कितने गुने पर? 60 गुने लाभ पर बेचते थे। 60 गुना लाभ यानी आप मतलब समझ रहे हैं मेरे से? 60 गुना का मतलब ये हो गया कि कोई चीज़ आपने 10 रुपये में खरीदी और उसका 60 गुने लाभ पर बेची, यानी आपने 600 रुपये में बेची। यानी आपने कितनी खरीदी? 10 रुपये में खरीदी थी और 600 रुपये में बेच रहा है। इतना तगड़ा प्रॉफिट जो था वो यूरोप कंपनियां कमा रही थी, इसीलिए उनको गोल्ड देने में कहीं भी कोई हर्जी नहीं थी। वो कह रहे ठीक है यार, कहाँ दिक्कत आ रही, मतलब हमने 100 रुपये का इनको गोल्ड दिया, कितने का दिया? 100 का गोल्ड दिया, 600 का बेचा, यानी 500 रुपये का प्रॉफिट जनरेट हुआ हमें, है ना। तो इस तरीके से भारत के लोगों से आप व्यापार करते थे, और भारत में बड़ी ज़रूरत थी कि अच्छी बात है भाई गोल्ड आ रहा, तो इस तरीके से समन्वय बन रहा था। लेकिन यहाँ पर एक घटना प्रारंभ हो जाती है। अभी हमने इतना पढ़ा कि सन 17 मई और 20 मई सन 1498 में भारत में एक व्यक्ति आ जाता है समुद्री रास्ते की खोज करते हुए, जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। आपको बताते कहाँ पर पहुँचा? कहना सर वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदागरा पर पहुँचा। वहाँ पर इसका स्वागत जमोरे नाम के एक व्यक्ति के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? जमोरे नाम का एक व्यक्ति के द्वारा इसका स्वागत किया गया। लेकिन स्वागत तो कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वास्को डी गामा ने पूरे मसालों को लोड किया अपने जहाज पर, वास्को डी गामा के जहाज का नाम क्या था? सायो गैवियल नाम का। ये एग्जाम में आ जाता है, यूपीएससी लेवल एग्जाम में आ रखा है ये, है ना। तो अब जैसे ही जो जहाज है वो लौटने लगा, वास्को डी गामा अपने यूरोप जाने लगा, वापस जाने लगा, तो भाई साहब वास्को डी गामा ने क्या किया कि जहां हमने मतलब भारत से मसाला खरीदा, भारत के ऊपर क्या कर दिया? बमबारी करवा दी। बमबारी का मतलब अटैक कर दिया। और ये अटैक का कारण क्या था ये आप समझो। इस अटैक का कारण अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया, और उस पर फिर ले चलता हूँ। यहाँ पर कुछ क्षेत्र बसने लगे थे जिसको मुस्लिम क्षेत्र हम बोलते हैं। अभी मैंने बताया पैगंबर साहब के द्वारा एक क्षेत्र बसाया गया, और जिसमें कुछ मुस्लिम लोग यहाँ पर बस गए थे। अब यहाँ पर ये अपने धर्म का विस्तार कर रहे थे, क्योंकि अकेला हिंदू धर्म को उस समय में छोड़ दें तो हिंदू धर्म के अलावा सब लोग अपने अपने धर्म का प्रचार, जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार खूब चल रहा था, लोग हिंदू धर्म को छोड़कर अदर धर्मों में जा रहे थे, अलग अलग धर्मों में जा रहे थे हिंदू को छोड़कर। अब हिंदू धर्म को छोड़कर क्यों जा रहे थे, इसका भी कारण है। इसका कारण यह था कि उस समय में भी हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ थी। कुरीतियाँ का मतलब कहीं सती प्रथा भी सुना आपने, बाल विवाह सुना, सती प्रथा सुना, तमाम प्रकार की चीज़ें थी। इस प्रकार व्यवहार हुआ करता था। मैं आपको बता दूं उस समय में भी घटना मुझे याद है इतिहास के प्रमुख चरणों में, कि जो आपको बता दें जात पात में क्षेत्र बटा हुआ था। यानी आपको बताएं कि 4 जाति थी। आपको बता दें क्षत्रिय, कौन कौन सी थी? क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र और एक और है कौन कौन सी? क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, है ना, और एक और है मेरे हिसाब से, हाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य 4 प्रकार की जातों में बांटा गया था, और ये अलग अलग तरीके से इनके काम को बांटा गया था। याद रखिएगा जो शूद्र यानी सबसे नीची जाति का हुआ करता था, उन महिलाओं को वस्त्र पहनने का तक अधिकार नहीं था, यानी उनको वस्त्र पहनने नहीं दिया जाता था, यानी वो नग्न अवस्था में रहती थी। किस अवस्था में? नग्न अवस्था में, का मतलब कुछ भी नहीं पहनने दिया जाता था। और सब लोग मतलब और जो ऊंची का जैसे ब्राह्मण कुल की हैं, क्षत्रिय कुल की, वो वस्त्र पहनती थी, बाकी जो नीची कास्ट की महिलाएं होती थी उनको वस्त्र पहनने नहीं दिया जाता था, यानी केवल नीचे के हिस्से को कवर कर लेने दिया जाता था, ऊपर का ऐसे ही खुला छोड़ने देते, यानी अर्धनग्न या नग्न अवस्था में उनको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। और अगर आपको कपड़ा पहनना है तो उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसी कुरीतियां भारत में थी। तो लोग क्या कर रहे थे कि हिंदू धर्म को छोड़कर कहाँ जा रहे थे? अदर धर्मों में जा रहे थे, है ना। तो इसी प्रकार आपको बता दें यूरोप में भी इस धर्म का, मुस्लिम धर्म पहुंच चुका था, और वहाँ पे भी धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था। वास्को डी गामा का चचेरा भाई, उसने अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद वो मुस्लिम बन गया था, और मुस्लिम जो थे भारत के साथ आना जाना उनका
हो गया था। अब वास्को डी गामा इस बात को जानता था, वास्को डी गामा इस बात को सोचता था कि इन मुसलमानों को जो आरक्षण या अपने घर पर रखने का जो काम किया ये भारत के लोगों ने किया, यानी भारत के लोग भी हमारे क्या हैं, दुश्मन हैं। अब जैसे कि मान लो आप ही हो साक्षी, साक्षी जैसे आपके घर में कोई भाई है, आपका भाई है कोई नहीं है, चाचा फू नहीं, तुम्हारे भाई है, छोटा भाई है, जैसे आप अपने घर में रह रहे हो, आपका छोटा भाई है, लेकिन कोई अदर व्यक्ति आए और उसका धर्म परिवर्तन करवा दे और वो हिंदू होने के बाद वो मुस्लिम बन जाए, तो क्या आपको सहन होगा? क्या आपको कल आप जय अम्बे गौरी कर रहे हो और वगैरह हल्ला हुआ अकबर, तो क्या आपको सहन हो जाएगा? नहीं होगा। यानी मतलब ये लगेगा कि यार ये मिल जाए इसको धर्म परिवर्तन कराने वाला व्यक्ति, इसको मार काट के फेंक देंगे हम। इसी प्रकार की जो दुश्मनी थी, इसी प्रकार की जो अंदर जो आग जल रही थी वो वास्को डी गामा के अंदर जल रही थी। और वास्को डी गामा इस बात को सोच रहा था कि भाई थोड़ा सा मौका मिल जाए। वास्को डी गामा जब भारत से व्यापार करने के बाद भारत यूरोप लौटा, भारत से व्यापार करने के बाद जब वो यूरोप लौटने लगा तो उसने क्या कर दिया, तोपों के साथ कुछ गोले केरल के उस क्षेत्र में चला दिए। अब एक तो आप हमसे व्यापार कर रहे हैं और व्यापार करने के वजह से मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि आप हमारे घर पे चीनी मांगने के लिए आए कि सर वो चीनी दे देना, हमारे चीनी खत्म हो गई, रिश्तेदार आए, चाय बनानी है। आप हमारे घर से चीनी लेके गए और 4 बातें सुना गए और चप्पलें फेंक के मार रहे। ये तो वही बात हो गई। वास्को डी गामा भी सर ऐसे ही कर रहा है, वो व्यापार के साथ मसालों का व्यापार तो कर ही रहा है और मसालों का व्यापार करने के बाद क्या कर रहा है, उल्टा उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो अब क्या भारत के लोग अब आगे क्या व्यापार करेंगे? समुद्री रास्ते की खोज हो गई, सब हो गई, लेकिन क्या अब भारत के लोग यूरोप के लोगों से व्यापार करेंगे? क्या आप दोबारा वो चीनी मांगने के लिए आपके घर पे आएंगे तो क्या आप उनको चीनी देंगी? नहीं देंगे। यार बेकार आदमी है, मतलब चीनी की शक्कर ले गई और बातें सुना के चप्पलें मार रही है, मतलब गलत है बिल्कुल ही। तो अब भारत के लोगों ने कह दिया कि भैया हम यूरोप के किसी भी कंपनी के साथ अब व्यापार नहीं करेंगे। अब भैया जब व्यापार नहीं करेंगे, इस बारे में चर्चा हो चुकी थी और ये डिसाइड हो गया कि भैया कि अगर भारत नहीं कर रहा व्यापार तो अब भैया यूरोप के लोग बड़े गड़बड़ा गए। यूरोप को जब ये बात पता चली कि भैया वास्को डी गामा तो कांड करके आ गए उधर, अब भैया व्यापार कैसे हो? तो आपने देखा होगा जैसे आपकी सहेली सर्कल में कुछ सहेलियाँ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ताबड़तोड़ वाली होती है। ताबड़तोड़ मतलब उनमें बहुत मीठे बोलती हैं, बहुत मीठा बोलती हैं। आप लोगों के साथ में भी होगा कोई जो बहुत मीठा बोलती हैं, मतलब मीठा बोल कर आपसे कुछ भी करा लेंगे, है ना? कोई ना कोई तो हो गई जो इतना मीठा बोलेंगे, इतना मीठा, पता ऐसी बात, मतलब बड़े आराम इतने प्यार से बोलेंगी कि आप वो कर दोगे, चलो ठीक है यार हो जान दो। तो बार्थलियो आपको बता दें, वास्को जब यूरोप में जब वास्को डी गामा ये सब कांड वांड का पता चला और ये पता चला कि भैया हाँ वास्को डी गामा ये कांड करके चले गए, और जब ये कांड किया तो भैया जो वास्को डी गामा तो बहुत पैसे वाला हो गया। वास्को डी गामा का एक पड़ोसी और था, कह रहा यार चकाचक यार बहुत पैसा कमा रखा है यार ये बंदा, तो ऐसे कहाँ कर रहा है ये व्यापार। उसको पता चला कि ये भारत से व्यापार करके आया और बहुत तगड़ा मुनाफा, यानी 60 गुना मुनाफा हो रहा है। तो ये भी भारत के ये जो इस नाम का जो इस व्यक्ति का जो नाम था उसका नाम था पेंटो अल्वेज जोश में था और वास्को डी गामा का पड़ोसी था। आपको बता दें दुनिया में जलने वालों की संख्या कम नहीं होती, पड़ोसी से बहुत तगड़ा जलता। जब वास्को डी गामा पैसे वाला हो गया, कह रहा यार पेंटो अल्वेज पड़ोसी था उसका, कह रहा ऐसे का सोने की चिड़िया मिल गई इसको, बहुत पैसा दिख रहा है इसके पास। पता चला वास्को डी गामा से कि भाई हम तो भारत में व्यापार करके आए थे, बहुत तगड़ा प्रॉफिट है, इतना सोना देना, इतना गुना फायदा है, 60 गुने लाभ पर बहुत तगड़ा मसाला बिक रहा, बहुत भयंकर फायदा। पेंटो अल्वेज कह रहा अरे वाह जय वाह, यही तो करना था। पेंटो अल्वेज जोश में गया, कहाँ पहुंचा? वो भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज, समुद्र में क्या करने के लिए गया? व्यापार करने के लिए गया। पेंटो अल्वेज कितने जहाज़ों के साथ गया? वो 13 जहाज़ों की बड़ी टुकड़ियों के साथ। कहा कि अरे एक बार में पूरा भयंकर तरीके से मसाला लेके आएंगे और एक बार में करोड़पति बन जाएंगे अपन, है ना? और ये पहुंच गया, लेकिन पेंटो अल्वेज को इस बात का पता नहीं था कि वास्को डी गामा उधर पर कांड करके रखे हैं। अब जैसे ये पहुंचे तो इनकी इतनी सुतैया गली, इतनी कुटाई करी गई भारत के लोगों के द्वारा कि साले फिर से आ गए तुम लोग। अबे व्यापार करने के बाद वो वास्को डी गामा गया था, व्यापार किया और उसके ऊपर हमारे के ऊपर अटैक किया, और अब पेंटो अल्वेज नाम का फिर पहुंच गया व्यक्ति, तो उसकी बहुत तगड़ी में कुटाई हुई। जब बहुत तगड़ी में कुटाई हुई तो अपने सूजा हुआ बदन लेकर यूरोप के पास पहुंचा, कह रहा भाई साहब ये कांड करके आ गए और हम पिट गए। तो फिर जब इसके माध्यम से उसको देखो भाई, जैसे मान लो हम गलती करेंगे तो हम अपनी गलती मम्मी को थोड़ी ना बताएंगे डायरेक्ट, है ना?
वो तो किसी और माध्यम से उनको पता चल जाएगा। ऐसे यूरोप में भी यूरोप की सरकारों को बाद में पता चला कि यार ये वास्को डी गामा तो कांड करके आ गया उधर, पेंटोले जब सूझा हुआ आया। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि नहीं भाई कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि यूरोप भारत के साथ व्यापार ऐसा हो नहीं सकता कि कर ना पाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे उच्च क्वालिटी के मसाले थे और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था। अब क्या हुआ, अब जब इसके बाद आपको बता दें, इसके बाद एक व्यक्ति और पहुंच गया, इसका नाम, उसका नाम पड़ा, आपको बता दें क्या नाम पड़ा, डी अल्मीड़ा नाम का व्यक्ति, यूरोप की कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी से एक व्यक्ति को पहुंचाया गया जिसका नाम पड़ा क्या, डी अल्मीड़ा। डी अल्मीड़ा बढ़िया बिंदास से था, बढ़िया कह रहा आप जाएंगे। अब ये वही व्यक्ति है जो आपकी सहेलियों में मीठी बोली बोलने वाला नहीं होता है, ये यूरोप की कंपनी की तरफ से, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक ऐसा मुलाजिम था जो बहुत मीठी मीठी बोली बोलता था। वो वाला गाना नहीं है, तेरी मीठी मीठी बोल, ऐसी कुछ गाना था वो कोई, अब मुझे याद नहीं है बशर्ते, है ना। तो बड़ी मीठी मीठी, जैसे ही वो पहुंचा समुद्री रास्ते पे और मतलब बॉर्डर पे पहुंचा भारत, और वहाँ पर बॉर्डर पे पहुंचा भारत के, तो भारत के लोग खड़े थे ताबड़तोड़ गुस्से में। अब डी अल्मीड़ा कह रहा यार देखो भाई, ऐसे हाथ जोड़े, ऐसे हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर कह रहा देखो भाई साहब परेशान नहीं करो, देखो अपन लोग साथ ही से व्यापार करेंगे, कुछ मूर्ख लोगों की वजह से अपन क्यों लड़े। वास्को डी गामा अभी व्यापार करने के लिए आया, 3 बार भारत का गवर्नर बनकर अभी आएगा भारत में, आपको मैंने पढ़ाया भी है, आएगा भारत और आएगा फिर से। हाथ जोड़कर कौन, डी अल्मीड़ा कह रहा है अरे यार भाई साहब देखो यार व्यापार कर लेने दो, घर वाली बात है, आपका भी प्रॉफिट है और हमारा भी प्रॉफिट है। जहाँ प्रॉफिट वाली बात हुई आंखों में शक्की चंचनाने लगी, सोना सनसनाने लगा कि यार मतलब व्यापार वाली बात है, पैसा वाली बात है, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो प्रपोजल रखा डी अल्मीड़ा ने कि भाई हमारा मकसद केवल केवल व्यापार करना है, हम लोग समुद्र के तट पर ही रहेंगे, कभी भी भारत की सीमा में कदम नहीं रखेंगे और हमें व्यापार करने दिया जाए। भाई जहाँ पर दोनों पार्टियों का फ़ायदा हो तो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाता है, और कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर हो गया और डी अल्मीड़ा के द्वारा इस एक नीति बना दी गई जिसको बोला जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है शांति से व्यापार। क्या होता है इसका अर्थ, शांति से व्यापार करना। और भारत में लोग क्या करने लगे, शांति से व्यापार करने के लिए तारू हो गए, भैया बढ़िया से व्यापार चल रहा, कहाँ दिक्कत आ रही है। अब यहाँ से शांति से व्यापार होने लगा, लेकिन डी अल्मीड़ा इस घात को बनाकर रखा ताकि कब मौका मिले और भारत पर हम पलटवार करें, क्योंकि भारत के सामने डी अल्मीड़ा को भी हाथ जोड़ना पड़ा है, ये भी हाथ ऐसे हैं और कुछ समय के बाद ये हाथ ऐसे हो जाएंगे। और आपको बता दें बाबर अकबर जैसे बड़े बड़े शासकों को भी जब समुद्र के रास्ते से अगर जाना है तो उनको एक टैक्स देना पड़ता था, और जो अंग्रेज या डी अल्मीड़ा के लोग जो थे वो उनको लेते थे। ऐसा तो है नहीं कि अकेला यूरोप के लोग ही आते ही थे, तो भारत से भी कुछ लोग व्यापार करने के लिए जाते थे। तो अब धीमे धीमे क्या कर दिया डी अल्मीड़ा ने, आपको बता दें उस क्षेत्र में क्या कर दिया, अपनी नेवी को मजबूत कर दिया। यूरोप से लोगों को बुलाते गए और अपनी नेवी को मजबूत करते गए। यानी इतनी ज़्यादा डी अल्मीड़ा ने अपनी नेवी को इतना मजबूत कर लिया था कि बाबर और अकबर जैसे बड़े बड़े शासकों को वहाँ से निकलने के लिए टैक्स देना पड़ता था। यानी आप भारत के नहीं हो, आपको उल्टा लेना चाहिए, आप उल्टा देना अब यहाँ से प्रारंभ हो गया, और भारत अब यहाँ से गुलामों की जंजीरों में जकड़ना प्रारंभ हो जाएगा और भारत अब गुलाम होता चला जाएगा। बड़ा दुख का विषय है, बड़ा दुख का विषय है भारत के लिए कि अब वो किस प्रकार गुलाम होगा, यहाँ से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो भैया यहाँ पर डी अल्मीड़ा के द्वारा तीन प्रकार के टैक्स की व्यवस्था करी गई। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ यहाँ पर, तो देखिएगा कुछ पॉइंट याद कर लेना है। जैसे आप हो 60 गुना लाभ पर 1500 व्यक्ति भारत के लिए, पेंटोल ब्रिज 1500 लोगों के साथ, बड़ी 13 जहाज़ों की बड़ी टुकड़ी के साथ भारत पहुँचता है। और उसका अब अगर बात करें वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया, 1502 में भी आया, और 1503 में पहली फैक्ट्री इन्होंने अब कहाँ लगाई, कोच्चि में लगाई। कहाँ पर लगा दी, पहली फैक्ट्री कोच्चि में लगा दी। डी अल्मीड़ा भारत में आ गया। डी अल्मीड़ा की बात करेंगे, डी अल्मीड़ा की बात करेंगे, डी
डी अल्मीड़ा की अगर हम बात करें बेटा, तो डी अल्मीड़ा 1905 से लेके 1909 तक रहा भारत में। 1505 से लेके 1509 तक भारत में रहा। अगर वास्को डी गामा की बात करें तो भारत में कब कब आया, सन 1498 में आया, फिर 1502 में आया और फिर 1503 में आया। फिर 1503 के बाद डी अल्मीड़ा भारत आया, और डी अल्मीड़ा जब भारत आया तो 1505 से लेके 1509 तक वो भारत में रहा, और इसने एक पॉलिसी लागू करी जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या नाम था? ब्लू वाटर पॉलिसी। और ब्लू वाटर पॉलिसी जब रहा, अब यहाँ पर एक युद्ध की चर्चा करी गई। सन 1505 से लेकर 1509 के बीच में डी अल्मीड़ा के समय में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था, 1508 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था चोल का युद्ध। कौन सा? चोल का युद्ध। चोल का युद्ध। अब ये चोल का युद्ध का कारण क्या था? देखो ऐसा था भाई, किसी किसी का ईगो जाग जाता। जब अल्मीड़ा जब टैक्स लेने लगा, जो अल्मीड़ा नाम का जो व्यक्ति टैक्स लेने लगा, तो कुछ लोग कह रहे यार हद की बात है यार, मतलब हमें अपनी सीमा से आने जाने के लिए किसी गैर को पैसा देना पड़ रहा। इन लोगों की इतनी ताकत हो गई, और ये तीन लोग भाई साहब, तीन बड़ी बड़ी सेना इकट्ठी होकर, त्रिगुट की सेना जिसको बोलते हैं, मिस्र की सेना, गुजरात की सेना और अरब की सेना, ये तीन बड़ी सेनाएं इकट्ठा होकर पहुंच जाती हैं डी अल्मीड़ा से युद्ध करने के लिए। कहाँ पर? डी अल्मीड़ा से युद्ध करने के लिए पहुंच जाती है ना। लेकिन डी अल्मीड़ा ने क्या किया? डी अल्मीड़ा ने इन त्रिगुटों की सेना को क्या कर दिया? हरा दिया। त्रिगुटों की सेना को हरा दिया। त्रिगुट की सेना बड़े जोश में थी। त्रिगुट का मतलब ये था तीन सेनाओं का समूह, कोई त्रिगुट बोला जाता है। अरब की सेना, गुजरात की सेना और मिस्र की सेना, तीन बड़ी महाशक्तियां लड़ने के लिए पहुंच रही हैं। कहाँ पर? कहाँ पर? डी अल्मीड़ा से। और ये युद्ध कौन सा था? कहना सर, चोल का प्रथम युद्ध था। ये 1508 में हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था बेटा? हाँ, दूसरे में वो जीता था, त्रिगुटों को हरा दिया था दूसरे युद्ध में। अगर बात करें चोल का प्रथम युद्ध 1508 में हुआ था। इसमें आपको बता दें किसकी जीत हुई थी? तीनों सेनाओं की जीत हो गई थी, ये सही बात है। 1508 में चोलों का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में त्रिगुट की सेना जीती थी। कौन सी? त्रिगुट की सेना क्या हो गई थी? जीत चुकी थी। अब जब त्रिगुट की सेना जीत चुकी थी और इसमें डी अल्मीड़ा का जो पुत्र था इस युद्ध में मर गया था। 1508 में जो चोल का प्रथम युद्ध हुआ था, चोल का प्रथम जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में त्रिगुटों की सेना ने क्या कर दिया था? डी अल्मीड़ा को हरा दिया था। और ये हराने का मतलब आपको डी अल्मीड़ा का पुत्र था इस युद्ध में मारा गया था और त्रिगुट विजय हो गया था। त्रिगुट वाले जोश में आ गए, कह रहे अरे मार्केट में अपने से बड़ा कोई आदमी नहीं है, मार्केट में तहलका मचा रखा अपन ने, अपन से बलवान कोई नहीं है। लेकिन डी अल्मीड़ा का बुद्धि खराब हुई, क्योंकि भाई जिसका बच्चा मर गया हो वो चुप बैठेगा क्या? लेकिन यहाँ पर ये दारू पार्टी कर रहे हैं। त्रिगुट की जो सेना है वो मौज कर रही है, कह रहे अरे हम तो विजय हो गए, अब अपने आप का कोई अपना टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन वहीं पर डी अल्मीड़ा तैयारी कर रहा था चोल के दूसरे युद्ध की। आज जब चोल का दूसरा युद्ध हुआ, चोल का दूसरा जब युद्ध हुआ तो आपको बता दें कब हुआ चोल का दूसरा युद्ध? 1508 में हुआ। भाई कैसे कोई इंतजार कर सकता है? जिसका बच्चा मर गया हो वो इंतजार करेगा क्या अगली सन का? उसमें 1508 में एक युद्ध और हुआ जिसको बोलते हैं चोल का द्वितीय युद्ध। कब हुआ? 1508 में एक युद्ध और हुआ जिसका नाम पड़ा चोल का दूसरा युद्ध, या द्वितीय युद्ध, या दूसरा युद्ध कह सकते हैं आप इसको। और इस युद्ध में डी अल्मीड़ा ने क्या किया? त्रिगुटों की सेना को क्या कर दिया? हरा दिया, परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद इसका रिटायरमेंट हो गया। परास्त किया। डी अल्मीड़ा ने मार्केट में बहुत तगड़ा तहलका मचा रखा था। 1505 से लेके 1509 तक भारत में रहा। मतलब एक बार अगर हम पूरा देखें तो कितना सिंपल था ना। मतलब 1500 के समथिंग में आगे बात करें, सन 1498 में वास्को डी गामा आ गया, 1502 में आया, 1503 में आया। आपको बता दें पहला व्यक्ति डी अल्मीड़ा आया। डी अल्मीड़ा का शासनकाल 1505 से लेकर 1509 तक रहा। 1508 में चोलों का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें आपको बता डी अल्मीड़ा के पुत्र की मृत्यु हो गई और त्रिकुट विजयी हो गई। त्रिकुट का मतलब क्या होता है? त्रिकुट का मतलब तीन सेनाएं, अरब की सेना, मिस्र की सेना और गुजरात की सेना। फिर 1508 में दूसरा युद्ध हुआ जिसका चोल का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें डी अल्मीड़ा ने किसको हरा दिया? त्रिकुटों को हरा दिया था। अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से चालू और हो जाता है। और कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि अब भैया इनका रिटायरमेंट हो गया और एक व्यक्ति आ गया है जिसका नाम है अल्बुकर। क्या नाम है उसका? अगला भारत में जो गवर्नर बनकर आया, ये 15 हाँ डी अल्मीड़ा भी था ना गवर्नर, बिल्कुल था। अब भारत के लिए जो गवर्नर बनकर आया जिसका नाम क्या था? अल्बुकर। क्या नाम था बेटा?
अल बुकर्क, अल बुकर्क नाम का आया और इसका जो, हाँ बुकर्क, अल बुकर्क नाम का व्यक्ति आया और कब से कब तक रहा वो, कह रहा सर ये 1509 से लेके 1505 तक रहा, 1509 से लेके 1515 तक, 1515 तक रहा। और ये व्यक्ति पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली का, अगर एग्जामिनर पूछे पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक, क्या वास्तविक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, संस्थापक किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है बेटा, अल बुकर्क को कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता, क्योंकि इसके पहले तो भैया आपको डी एल्मीडा भी आया, लेकिन अल बुकर्क को ही क्यों वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ये आप थोड़ा सा हमें बता दें। वो इसलिए कहा जाता था कि ये जो व्यक्ति था ये अलग टाइप का व्यक्ति था, इसको प्रमोशन की ज़्यादा जल्दी थी। इसने भारत के बीच क्षेत्र में घुसकर यानी गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह पर आक्रमण किया था। इसको प्रमोशन करना था, कह रहा था यार मज़ा ना आ रहा, प्रमोशन कुछ होना चाहिए ताबड़तोड़ वाला। तो ये पहुंचा कहाँ पर, आप ये पहुंचा अल बुकर्क गोवा में, गोवा में भी यूसुफ आदिल शाह पर आक्रमण कर दिया। आपको बताते हैं गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह की बेटी जो है बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि भाई साहब लोग, या भारत में तो चर्चा थी प्लस विदेशों में भी उसकी सुंदरता की चर्चा थी, इतनी सुंदर थी। गोवा की यूसुफ आदिल शाह की बेटी बहुत सुंदर थी। क्या ना यार गड़बड़ है कब है। अब इस अल बुकर्क ने क्या किया, अल बुकर्क ने कहा ये पहुंचा कहाँ पर, गोवा पर, गोवा पर आक्रमण किया, यूसुफ आदिल शाह को हटाया और उसकी बेटी को कंधे पर रखकर कहाँ ले गया, यूरोप ले गया। क्या आगे गया, यूरोप ले गया गिफ्ट के रूप में कि हम भारत से आपके लिए एक तोहफा लेके आए हैं। सुंदरता का बखान तो पहले भी था उस राजकुमारी का, और जब उस राजकुमारी को सामने देखा तो यूरोप के जो शासक थे वो कह अरे वाह यार क्या गिफ्ट लेके आए, प्रमोशन, तुरंत प्रमोशन मिल गया। लेकिन ये तो वो बात हो गई कि आपके घर में घुसा कोई व्यक्ति और आपकी बहन या बेटी को उठाकर ले गया और किसी और देश में जाकर बेच आया, ये बात हो गई। ये तो यानी इन्होंने क्या कर दिया था, अपनी जड़ें स्थापित कर दी थी पुर्तगाली कंपनी ने, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ें स्थापित कर दी कहाँ पर, भारत में। इसीलिए क्योंकि इसने वो काम किया था जो शायद कोई सोच नहीं सकता था, वो काम कर दिया था। इसीलिए पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, अल बुकर्क को कहा जाता है। और अल बुकर्क ने ही गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह की बेटी को, आपको बता दें क्या कर लिया था, विदेश में यूरोप ले गया था, उठा ले गया था इस तरीके से। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर थी वो, बहुत चर्चा था उसका। इसके बाद आपको बता दें ये 1510 में हुआ था। युद्ध कब हुआ था, गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह से सन 1510 में एक युद्ध हुआ था जिसमें गोवा के शासक हार गए थे और अल बुकर्क जीत गया था। अल बुकर्क ने क्या किया था, अपनी बेटी को उठाकर, लेकिन फिर भी भारत के लोग यहाँ पर सोए हुए, ये मुर्दे हैं भारत के लोग उस समय। हम तो यही कहेंगे, आपको समझ ना आ रहा कि आपके पड़ोसी को कोई बिटिया उठाकर ले गया, आज पड़ोसी के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हुआ। ये लोगों लेकिन सोचते नहीं थे, अरे यार भाई के संगे दबाव को ना मैं संगे हुआ। आज भी भारत की मेंटलिटी यही है, भारत ये सोच, आज भी आस पड़ोस में अगर कुछ होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार उसके साथ हुआ, थोड़ी ना मेरे साथ हुआ। आज भी हम मुंह बंद करके रखते हैं क्योंकि आज उसके साथ घटित हुआ, कौन मेरे साथ हुआ। लेकिन जिस दिन आपके साथ घटित होता है तब हम चिल्लाते हैं कि लोग कोई मदद नहीं कर रहा है, इधर ऐसी बात वैसी बात। उस समय में भी ऐसा ही था, गोवा की यूसुफ आदिल शाह की बेटी को उठा लिया गया था, लेकिन अगल बगल की जो सल्तनतें थी, अगल बगल के जो शासक थे वो ये कह रहे थे ये थोड़ी ना मेरे साथ हुआ, ये तो इनके साथ हुआ, ये जाने और इनका काम जाने। ये गलती ही भारत को गुलामों की जंजीरों में जकड़ने का प्रमुख कारण बनी, है ना। आपको बता दें इसके बाद सन 1961 में आपको बता दें गोवा जो है सबसे आखिरी में आज़ाद हुआ। 1947 में भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन 1946 के दस्तावेज में ये लिखा हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा जितने भी देश रियासतें हैं उन सबको आज से स्वतंत्र किया जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चूँकि गोवा पर तो शासक इनका था, पुर्तगालियों का था। तो सन 1961 में गोवा सबसे आखिरी में आज़ाद हुआ 1961 में, क्योंकि ये पुर्तगालियों के अधीन था। कब था, पुर्तगालियों के अधीन था। और भारत 1947 में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन पुर्तगाली गोवा आज़ाद नहीं हुआ था, गोवा आज़ाद हुआ 1961 में। इसके बाद अल बुकर्क ने कुछ जैसे पाप भरे काम करिए तो कुछ पुण्य वाले भी काम किए। जैसे अगर बात करें, अल बुकर्क ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, भारतीय महिलाओं को यूरोपीय महिलाओं के साथ शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, ये लाइन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
आपको बताएं कि आपको अगर हम बताएं कि भारत में जब यूरोपीय कंपनी, बात नहीं करो, भारत में जब यूरोपीय कंपनी तो इसने विभाजित करवाया, मतलब जब वो भारत अल्बुकर पहुंचा तो उसने कहा यार यहाँ पर कौन सा देश है, पिता पिता सत्रात्मक, कौन सा, पिता सत्रात्मक, यानी पिता के नाम पर वंश चलता है। अब इन्होंने क्या कर दिया कि अब लोग क्या करने लगे, प्रोत्साहित करने लगे कि नहीं तुम लोग अंग्रेजों से शादी करो, अंग्रेज लोग बड़े संपन्न होते, बड़े स्टाइलिश होते हैं और इन लोगों से शादी करो। तो मतलब अल्बुकर ने भी उसको प्रोत्साहन दिया कि भारत की महिलाएं जो थी वो किन के साथ शादी कर रही थी, यूरोप के लोगों के साथ शादी कर रही थी। इससे फ़ायदा ये था यूरोप में कि यूरोप के में धर्म परिवर्तन हो रहा था, यानी अपने धर्म में जो पति का धर्म होगा वही अपना धर्म होगा, अपने हिंदू धर्म के अनुसार। समाज भी वही होगी, जात भी वही होगी, जाति भी वही होगी। जैसे कि मान लो कोई लड़की है, पंडित की लड़की है और वो शादी कर लेती है शूद्र जाति में या किसी नीची जाति में, तो वो पंडित नहीं कहलाएगी, अब वो वही कहलाएगी जो, या शूद्र लड़की ने किसी पंडित से शादी कर ली तो अब वो पंडिताइन कहलाएगी। आप समझ रहे हो? तो मतलब पति के नाम पर उसका वंश जाना जाता था। तो इसी प्रकार अल्बुकर ने भी किया। अल्बुकर ने क्या किया कि भैया अपने लोगों को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा यार चलने दो, प्रोग्राम फिक्स कर दिया और भैया लोगों को शादी, कहा कि भैया तुम लोग शादी वादी करो, इन लोगों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। समझ में आया? वास्को डी गामा भारत सन 1924 में फिर से भारत आया और 1224 से लेके 1200 काम क्यों निकलता, 1524 से लेके 1529 तक भारत आया। और इतने भैया इस बार लेकिन किसके लिए आया था, इस बार लेकिन वो किस पद के लिए आया था भैया, 1524 से लेके 1529 तक वो भारत में रहा। इस बात को याद रखेंगे। बाकी कुछ चीज़ें पॉइंट यू और हैं, जैसे कि अगर बात करेंगे वास्को डी गामा भारत सन 1424 में फिर आया और 1529 तक वो भारत में रहा। 1529 से लेके 1534 में एक पुर्तगाली व्यक्ति भारत आया जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा, जो राजधानी केरल से कहाँ पर ले गया, गोवा ले गया। ये कुछ पॉइंट है, इनको याद कर लेना। सन 1661 ईस्वी में पुर्तगाली रानी कैथरीन अंग्रेज तथा चार्ल्स द्वितीय के साथ इनका विवाह हो गया। ये घटना जो है वो यहाँ से दहेज में मिलेगा, मुंबई वगैरह अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित होगा। लेकिन आज की क्लास में हमने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग 90% भाग को कवर कर लिया, लगभग क्या पूरे ही भाग को ख़त्म कर लिया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आज की क्लास में पूरा हमने आपके सामने साझा किया। एक्सपेक्टेशन ये है कि समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अब अगली क्लास में जब भी चर्चा करेंगे तो करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर इस तरीके से सारी कंपनी, यानी 5 कंपनियां भारत में आई, उन सभी कंपनियों के बारे में एक एक करके हम उस पर चर्चा करेंगे। चीज़ें बढ़िया लग रही होंगी, इस बात की हम आशा आप लोगों से कर सकते हैं, और बढ़िया लगी हैं चीज़ें, जानदार शानदार लगी हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आपको दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत बढ़िया से आगे बढ़िए और जीवन में सफलताओं की सीढ़ियों पर आप चढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।